हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 डस्का की जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था 19 फरवरी को, जिस पर बहुत उंगलियां उठी थीं, उसके इंतखाब को आज इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ कलअदम करार दिया बल्कि पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का हुक्म भी दिया है, जिसके लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है उसमें कहा गया है कि उस दिन जो वहाँ पर बदअमनी हुई और जिस तरह से ये इलेक्शन कैरी किए गए करवाए गए इंतज़ामिया की जानिब से, वो कहीं से भी शफ़ाफ नज़र नहीं आए, ना ही उसमें जो है वो शफाफियत थी जो किसी भी इलेक्शन में होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने इस सारे सिलसिले में जो इंतज़ामिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अलग से उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू की है, जिसके मुताबिक जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, जिन्होंने सिर्फ एक फ़ोन उठाया था इलेक्शन ऑफिसर्स का 19 फरवरी की रात को, बल्कि 20 फरवरी की सुबह 3:30 बजे, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। और IG पंजाब, जिन्होंने फ़ोन उठाना गवारा ही नहीं किया था क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन गायब हो गए थे, मगर IG के लिए ज़ाहिर है उनकी नींद ज़्यादा अहम थी, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है और 4 मार्च को, और साथ ही साथ जो है RPO गुजरावाला रेंज को और मुतअद्दिद जो ओहदेदारान हैं उनको तब्दील करके गुजरावाला डिवीज़न से बाहर भेजने की हिदायत की है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब जो हैं ज़ीशान जावेद लाशारी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हसन असद अलवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट, आसिफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, जुल्फ़िकार विर्क DSP संबड़ियाल और मोहम्मद रमज़ान कंबो DSP डस्का को मुअत्तल किया जाए और उनको आइंदा के लिए किसी भी इलेक्शन की ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। इन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ख़ुद कार्रवाई करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को कार्रवाई का हुक्म देगा, इसका फ़ैसला बाद में होगा। ज़ाहिर है बहुत ही ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह का एक्शन लिया गया हो। मगर जो तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जहां मामूल से ज़ायद वोट पड़े और जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब हुए, सिर्फ वहां पर रीपोलिंग करवाई जाए। मगर जो इलेक्शन कमीशन है उसने मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कैंडिडेट थी नौशीन इफ्तिखार, उनका इस्तदलाल तस्लीम किया कि इन 20 जो पोलिंग स्टेशन की वजह से पूरे हल्के के जो इंतखाब हैं उनमें वो दोबारा होने चाहिए, क्योंकि उसकी शफाफियत पर जो है वो हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डस्का के इलेक्शन को डिस्कार्ड कर दें। हाँ, डस लिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया। पर अब बात हो रही है, हुकूमत खुसूसन उस्मान डार जो हैं वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो कानूनी हक़ इस्तेमाल करेंगे, और ये ख़बरें भी आई हैं ज़राए से कि अब वो नहीं पता कि हुकूमत वाटर टेस्ट करना चाह रही है या संजीदा है कि ये जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए इलेक्शन कमीशन की रूलिंग। और साथ ही जो है जो हुकूमत ने कहा है, ये बात है, अब जाहिर है कि अभी और जैसे आपने कहा कि ज़राए से आ रही है और ये हमें नहीं पता कि वो सीरियस हैं या ऐसी है, या बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो जो कहते हैं ना टेस्ट बलून, या चेक तो करें यार क्या रिएक्शन आता है। मेरा ख्याल है कि बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होगी इसको चैलेंज करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आपने किया तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। उसमें दो चीज़ें हुई हैं ना, जैसे ही इलेक्शन होती है तो हस्बे मामूल सारे सामने आ गए वज़रा के जी ये तो जब हार गए तो रिगिंग और जब जीत गए तो फिर शफाफ इलेक्शंस। लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि जी बेहतर होगा कि इनमें कम से कम आप पोलिंग कर दे, तो एक ड्रॉबैक था। तो मेरा ख्याल बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप ये भी कह सकते हैं ना कि जी देखें हमारे दौर में तो इदारे मजबूत है, कितने मजबूत है, इतनी मजबूती देखी है आपने कभी? अपोजिशन की तो ख्वाहिश होगी
कि पीटीआई ये मामला जहां तक खींच सके खींचे। हाँ बिल्कुल 100% है ना, 100%। अपोजिशन नहीं वो तो अभी दुआएं कर रहे होंगे कि प्लीज सर प्लीज चैलेंज करें सर, चैलेंज करें, और जो अगर फैसला खिलाफ आए तो उसके खिलाफ अपील करें। और जब तक ये जख्म जिंदा है सर, सर मजे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी तेजाब, चीजें डालते रहे। बहरहाल पंजाब हुकूमत ख़ुसूसन जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर ख़ासे सवालात उठे हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इतना कड़क ऑर्डर दे दिया है कि जनाब इन तमाम अफसरान को हटा दिया जाए और उनको कहीं भी इलेक्शन ड्यूटी पर आइंदा मामूर ना किया जाए, और चीफ सेक्रेटरी और उनको बुला भी लिया है। इंतज़ामिया अब सादिक और अमीन नहीं रही। हाँ, सादिक और अमीन तो इनमें कोई नहीं था, मेरे ख्याल में उनके नाम फ़र्क थे। लेकिन बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद। कंवर साहब ये बताइए कि ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ है इलेक्शंस में कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना सख्त एक्शन लिया गया हो इंतज़ामिया की जानिब से? असूली तौर पर तो माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाई इलेक्शन जो हैं जी वहाँ जो गड़बड़ हुए या हंगामे हुए। आपको याद होगा कि 2004 में जो एक बाई इलेक्शन हुआ था कराची में, जिसमें नफीस सिद्दीकी साहब उसके उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और फौजिया वहाब भी थी सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन के लिए। तो वहाँ लड़ाई झगड़े हुए, 7-8 जो है 10-12 के करीब जमात इस्लामी के ग्रुप के लोग मारे गए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इन 4 हलकों में दोबारा इंतखाबात का हुक्म जारी किया था, लेकिन चूंकि उस वक्त अरबाब रहीम की गवर्नमेंट थी तो इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं होता कि सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजमीन को या ऑफिसरान को, चीफ सेक्रेटरी को, IG को वो बरतरफ करें या चेंज करें। वो एक रूटीन का था फैसला, उन्होंने दोबारा ऑर्डर जारी कर दिया। अब ये जो मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया है तो वो तो उस वक्त ज़ाहिर हो गया था जब चीफ सेक्रेटरी ने, IG पंजाब ने और उसकी सूबाई और जो लोकल जो थी इंतजामिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम हकामात को चशपोशी की, नज़रअंदाज कर दिया और बेहिसी का मुजाहरा किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड लाइन पे कर दिया। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आना तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने वकार की खातर, डिग्निटी की खातर उन्हें आर्टिकल 220 के तहत अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी, तमाम जितने भी महकमे के ऑफिसरान थे उनके खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म कर दिया। आज का फैसला आ गया आपके सामने। लेकिन जो NA 75 में जो गड़बड़ हुई, धांधली हुई, फायरिंग हुई, लोगों को हरास किया, वोटर को पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाने दिया, इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने जो 20 फरवरी को जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया था उसी में चार्जशीट कर दिया था उन्होंने सूबाई हुकूमत को कि इनकी बेहिसी की वजह से जो है इलेक्शन जो है। अच्छा कंवर साहब, आज का जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, क्या ये इसके असरात इस तक रहेंगे, इस हल्के तक, या आगे चल के ये नज़ीर भी बन सकता है कि अगर आप इस पे उतर आते हैं बेकायदगी पे तो फिर इलेक्शन कमीशन भी डंडा उठा सकता है? आइंदा के लिए नज़ीर बन गए। हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी बुज़दिल, मफाद परस्त और हवा का रुख देखने वाली है हमारी ब्यूरोक्रेसी। इस लिहाज उनको मालूम हो गया कि आइंदा हमने किसी इलेक्शन में कोई गड़बड़ की, बेकायदगी, बेज़ाब्तगी जैसे हो गई सियालकोट में या NA 75 में, तो हमारा वही हासिल होगा जो उन्होंने बाकी चीफ सेक्रेटरी को, IG को कर दिया या स्टाफ को कर दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो एक बहुत बड़ा सख्त कदम है, उससे आइंदा के इंतखाबात में उसका अच्छा असर पड़ेगा। अब आप ये देखें, आप इधर प्रेजाइडिंग ऑफिसरान को के खिलाफ चार्जशीट हो रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, वो भी चंद रोज में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, वो भी बरतरफ कर दिए जाएंगे। अब आप ये देखें कि इलेक्शन लॉ तो बड़े मजबूत है और अच्छा बड़े आप हैरान होंगे कि हमारी मौजूदा हुकूमत भी, अपोजिशन भी बड़ा लेके जाती है क्रेडिट कि जी हमने बड़े इंतखाबी इस्लाहत की है। ये इंतखाबी इस्लाहत पहले ही अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 में जो मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे उनके ज़माने में पार्लियामेंट ने एक्ट में बनाया था, वही जो है इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। उसी में सेक्शन 55, 172, 184 में लिखा हुआ है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसरान जो है अगर कोई टेम्परिंग करें या कोई मैनिपुलेट करें तो उनके खिलाफ एक्शन बरतरफ की जा सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, उनकी सज़ा 6 महीने से 3 साल तक है। कंवर साहब एक चीज़ मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, शायद वक्त की किल्लत भी हो, कि इस सारी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है क्या हम उससे अखज़ कर सकते हैं कि इस हल्के में धांधली हुई? जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शफाफियत नहीं थी, तो जो धांधली जिन्होंने की
तो क्या उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, या पहले ये प्रूव करना होगा कि हाँ धांधली हुई है? उनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू कर देंगे ना, कि जिन्होंने धांधली की, गड़बड़ की, या लोगों को डराया धमकाया, फायरिंग हुई, ये सारे मामले सामने आ जाएंगे। और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वही जा सकते, गवर्नमेंट तो नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो उम्मीदवार हैं NS 75 के PTI के, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ जो है सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सफाई में, अपने जजमेंट के हवाले से बहुत कुछ मटेरियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देने की पोजीशन में है। और साथ साथ आप ये देखें, आपने भी देखा होगा अपने वक्त के साथ साथ, कि ये जो चीफ सेक्रेटरी IG ना, ये चंद जिस वक्त दबाव पड़ेगा, जब सईद के खिलाफ एक्शन होगा, ये डिसमिस होंगे, बरतरफ होंगे, ये खुद ही वायदा माफ़ बन जाएंगे। जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में उनके पावरफुल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट वक़ार अहमद बन के थे वायदा माफ़। तो ये जनाब इसी तरह के वायदा माफ़ बनेंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर वायदा माफ़ बनेंगे। और इससे आगे तक जाएगा, रात को रखे कहाँ गए, किस फार्म हाउस में रखा गया, क्या इनके साथ सलूक किया गया, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर खुद ही अदालतों में जाके अपने वायदा माफ गवाह बनेंगे, सुल्तानी गवाह बनेंगे। तो आपका मशवरा हुकूमत को क्या है कि वो ना जाएं सुप्रीम कोर्ट? अगर फंसना है तो चले जाएं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जैसे बार बार उस्मान डार भी कहते, उस्मान डार की बात बड़ी समझ। अच्छा, एक मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, मैं बस आप भी बात करें हम भी बात करें, कि हमारे अली जफर साहब इतने बारिस्टर हैं, बहुत बड़े कानूनदान के बेटे भी हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। तो जनाब आप देखें, आज सेक्शन 172 पढ़े, 55 पढ़े, 184 पढ़े, उसमें पूरे प्रेजाइडिंग ऑफिसर के बारे में 2 पेज लिखे हुए हैं। और इसी तरह ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी सिविल सर्वेंट, और एक बड़ी अहम बात, सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आर्मी भी शामिल है, तमाम इदारे शामिल हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामलत करना उनकी फराइज में शामिल है, आइन के आर्टिकल 220 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है 190 वो उसको इस्तेमाल में ला सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है आर्टिकल 220। सुप्रीम कोर्ट का 190 में 3 लाइनें हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में जो आर्टिकल 220 है उसमें 6 लाइनें हैं, और पूरी डिटेल दी हुई है कि उसमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है आर्मी, या पढ़े सेक्शन 172 पढ़े आप जी, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है, उसमें आर्मी भी शामिल है। जी जी, तो ये तमाम चीजें देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है। अगर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी ने तावन ना किया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10A के तहत कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन लगा सकता है, जो कि हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी हैसियत है, तो वो भी कंटेम्प्ट भी लग सकता है आर्टिकल 204 के तहत। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। बॉर्डर है कि अगर मजीद फंसना है और अगर मजीद आपने ऑपोजिशन को एक चीज देनी है तो बिल्कुल आप चाहते हैं कि PTI फाइट करे आखिर तक? बिल्कुल, क्योंकि फिर मतलब एक हफ्ते के शोज तो मतलब मुफ्त में निकल आएंगे ना, एक हफ्ते के कई महीने के। मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ। वक्फा ले लें, उसके बाद वापस। वेलकम बैक। और बड़े अरसे बाद एक इंतहाई अहम ख़बर आई है पाकिस्तान और भारत के बारे में। आपको पता है, सब जानते हैं कि हमारी कशीदगी जो है वो उरूज पर थी, गुज़िश्ता चंद बरसों में तो रही, और हमारे जो रवाबित थे वो ख़ासे मुतासर हुए। आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि 2003 का जो सीज़ फायर का कंट्रोल लाइन पर मुआहिदा था, दोनों DGMOs ने उस पर सख्ती से अमल करने का फ़ैसला किया है। DGMOs की जो आखिरी मीटिंग हुई या बात हुई थी हॉटलाइन पे, वो अगस्त 2019 में हुई थी, और गुज़िश्ता चंद बरसों से शायद ये कहा जा रहा था कि ये जो सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये बहुत ही इसके चांसेस हैं कि ख़त्म हो जाए। पठानकोट हो गया, उसके बाद बालाकोट हुआ, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है कशीदगी अरूज पर रही। तकरीबन 2 बरसों में 5000 से ज़ायद वायलेशंस हुई हैं, ज़्यादातर भारत की जानिब से ही हुई, और पाकिस्तान की खासी सिविलियन पॉपुलेशन 310 शहरी हलाक, 1600 ज़ख्मी 2003 से लेके अब तक, और 92% वायलेशन
जब 2014 में मोदी साहब आए हैं तब से लेके अब तक हुए हैं। आपने कहा कि हॉटलाइन पे बात जो है वो अगस्त 2019, हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मुश्तरका स्टेटमेंट जारी हुआ है वो 2013 के बाद दोनों DGMOs का जारी हुआ है और दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी मुश्तरका स्टेटमेंट किसी भी लेवल का 2015 के बाद जारी हुआ। बिल्कुल। तो बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ हैदर। आप हैं तज्ज़ियाकार हैं दिफाई और लिखते हैं दिफा के ऊपर। बहुत कम पाकिस्तान में राइटर्स हैं जो कि इतनी क्लैरिटी के साथ बयान करते हैं इन उमूर को। तो बहुत शुक्रिया एजाज़ हमारे साथ आने का। तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर आपका, ज़रार, वसतुल्लाह खान, ऑल डियर फ्रेंड्स। इसको दो तीन सतहों के ऊपर देखा जा सकता है। एक तो मैं ये कहता चलूं कि जो जॉइंट स्टेटमेंट के हवाले से अभी बात हुई 2015 का ऊफा का जो वो था, लेकिन उसके बाद एक मार्च 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। लेकिन जो प्योरली मिलिट्री टू मिलिट्री है, वो प्योरली मिलिट्री टू मिलिट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट टू स्टेट, वो 2003 की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी सीज फायर के हवाले से, उसके बाद पहली दफा इशू हुई। अच्छा, इसके अंदर एक तो मामला यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंडिया का स्टैंड ऑफ रहा है चीन के साथ, अब उसकी डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। पैंगोंग सो जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक है वहां से इंडिया की फौज जो है वो स्ट्रेच्ड है। इसमें यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने हमेशा 3 स्ट्राइक कोर्स रखी है, जिसमें 1 कोर, 2 कोर और 21 कोर। तो 1 कोर जो है उसके 2 इन्फेंट्री डिविजन्स जो है वो उन्होंने रीओरिएंट किए हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसका एक आर्मड डिवीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे पीछे है, ईदर फॉर 2 कोर और फॉर 21 कोर, जैसे भी उसकी जरूरत पड़े पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये 2 इन्फेंट्री डिवीजन उन्होंने रीओरिएंट किए। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको के पहले वो पुलिस या मैनेज करते थे, अब वो मिलिटरीली हार्ड मैन होनी है 365 डेज अ ईयर। इसका ताल्लुक डिसएंगेजमेंट के साथ नहीं है, लेकिन डिसएंगेजमेंट के अलावा भी ये हार्ड मैन होनी। अब आपको मालूम है कि इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो साबिक चीफ अवामी स्टाफ थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की। जी बिल्कुल। मजेदार बात यह है कि जी ये 2.5 फ्रंट वॉर जो है ना, ये सैंड मॉडल्स तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत में दुनिया की ताकतवर जो रियासतें हैं ना, वो भी 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में नहीं जाना चाहती। एक तो ये बात हो। दूसरी बात में आपको जो थोड़ा सा, चूंकि मेमोरी का शॉर्ट, 13 अक्टूबर 2020 को जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया के एक मारूफ सहाफी करण थापड़ साहब। उसके अंदर और चीजों के अलावा उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया ने हमें अप्रोच किया है, पाकिस्तान को अप्रोच किया फॉर अ कॉन्वर्सेशन। बदकिस्मती ये हुई कि चूंकि करण थापड़ साहब उस इंटरव्यू को किसी और रुख पे ले जाना चाहते थे, उन्होंने इतनी बड़ी खबर को जो इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने उनको दी, उसको उन्होंने फॉलो अप नहीं की। और ये 13 अक्टूबर की बात है। 2 दिन तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, खामोशी रही। और 15 अक्टूबर को उनके जो तर्जुमान है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अनुराग श्रीवास्तव साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल फैक्टिशियस है
ऐसी कोई बात नहीं हुई है एंड ब्ला ब्ला। अच्छा उसमें आमतौर पे डिप्लोमेसी को कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट टेलिंग लाइज, इट्स अबाउट विदहोल्डिंग द ट्रूथ। लेकिन इन दिस केस चूंकि दे वर कॉट ऑफ गार्ड, तो वो विदहोल्डिंग ट्रूथ की बजाय वो लाइज की तरफ चले गए। हकीकत यह है कि ना सिर्फ वो बात दुरुस्त थी, बल्कि उसके बाद भी भारत ने इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स के थ्रू पाकिस्तान को अप्रोच किया। एजाज ये इसी वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी हमें एक छोटी सी लेना है, उसके बाद वापस आते हैं तो वजूहात पे बात करते हैं। वेलकम बैक। मौजू है कि पाक भारत 2003 का जो जंगबंदी माहिदा है लाइन ऑफ कंट्रोल का, अब दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने उस पर लेटर इन स्पिरिट में दोबारा अमल करने का अहद किया। इस तनाजुर में एजाज़ हैदर साहब जो अस्करी तज्ज़ियाकार हैं उनसे बात हो रही है। एजाज़ साहब, आप वक्फे से पहले बता रहे थे कि इंडिया जो है वो कुछ वजूहात की बुनियाद पे अब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ ये राब्ते करने में डिसंगेजमेंट के हवाले से, तो वो क्या इंटरेस्ट है? अचानक कैसे ये काम शुरू हो गया उधर से? जी वसी साहब, उसके अंदर ये है कि कुछ बुनियादी मुहरकात इसके ये हैं कि एक तो जो रियल पॉलिटिक है उसमें इंडिया को डायरेक्टली तो वर्ल्ड कैपिटल्स सेंसर नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और मैं इंडियन मेनलैंड की भी बात कर रहा हूं और जो कि मकबूजा और इलीगली एनेक्स कश्मीर है उसके हवाले से भी, कि इंटरनेशनल मीडिया में, INGOs में, UN की बॉडीज में इसके बारे में जो आवाज उठाई जा रही है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से इंडिया पे प्रेशर लगातार पड़ रहा है। एक तो मैंने पहले बात करती थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इशू है वो इंडियन आर्मी स्ट्रेस्ड है, ये एक और इशू है। और इंडियन मेनलैंड उसमें CAA के हवाले से जो एहतजाज हुआ वो भी, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हो रही हैं वो भी, और जो इंडिया का जो एक सॉफ्ट इमेज था वो इरोड हो रहा है। तो इसके अंदर प्राइवेटली इंटरनेशनल कैपिटल्स ने इंडिया को कहा कि जी ये लॉक जैम जो है, ये इम्पास जो है, इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से रीजन में इंस्टेबिलिटी हो रही है। तो इंडिया ने जो मैं पहले बात कर रहा था, डॉक्टर मोईन यूसुफ ने जो अक्टूबर में बात की थी, ये अगस्त से शुरू हुआ मामला पिछले साल, उसके बाद भी ये मैसेजेस इंटरलॉक्यूटर्स के थ्रू आए। तो उसके अंदर हमारी जो आस थी वो ये थी कि जी इसमें आप क्या जमानत देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जी इरिड्यूसिबल मिनिमम ये है कि अगस्त 5, 2019 का जो फैसला है उसको आपने रिवर्स करना है, और उस रिवर्सल के बाद फिर आपने इस बात के ऊपर आना है कि मीनिंगफुली कश्मीर और कश्मीरी के अमंग अदर थिंग्स जो डायलॉग फ्रेमवर्क का हिस्सा है, आपने इसके बारे में मीनिंगफुली बात करनी है। तो शुरू में यह कहा गया कि जी जो आर्गुमेंट था वो ये था कि जी गुड फेथ के ऊपर हमने कहा नहीं, ये गुड फेथ वाला मामला नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको कुछ जमानतें देनी पड़ेगी। अब एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का मामला था उसके अंदर हमारी पॉलिसी ये थी, और ये हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल इसलिए है कि हमें बहुत स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी पोजीशंस को टारगेट करना पड़ता है। हम इंडिया की तरह इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ भी सिविलियन पॉपुलेशन है, तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना। लेकिन पॉलिसी फॉर्मूला यह था कि रिस्पॉन्स जो है वो क्विड प्रो को प्लस होगा। तो इसके अंदर
भी इंडियन आर्मी के लिए डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो चुके हुए थे कि किस हद तक आप जा सकते हैं, मतलब यू डूइंग इट कॉन्स्टेंटली। अभी आपने खुद बताया हजारों के हिसाब से जो वायलेशन हुई, और वो वायलेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रिकॉर्ड कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उनकी गाड़ी पर फायरिंग है, वो फायरिंग हुई और वो भी रिकॉर्ड पे है। आपको ये भी याद होगा कि 2021 की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएन सेक्रेटरी जनरल ने की, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा 2 बातें की, बहुत अहम बातें। एक तो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल के में जो वायलेशन हो रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की, और दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर एक तनाजा है, एंड उन्होंने ऑफर किया his good offices to mediate this. तो ये सेटबैक हुए हैं इंडिया को। और अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कम से कम 2 दफा इंटरलॉक्यूटर्स के थ्रू पैगाम हमें भिजवाया गया, और किसी चीज के बारे में नहीं, ये मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, बल्कि इस बात पे कि जी नरेंद्र मोदी साहब की जात के ऊपर जो हमले हैं, उनको जो ऑफेंसिव है, और उसके अंदर 2 चीजें खास तौर पे बताई गई कि जी उनको जो फैशिज्म का इल्जाम लग रहा है और हिंदुत्व का इल्जाम लग रहा है, वो प्लीज उससे आप पीछे हट जाए। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। इसमें कई और तफसीलात हैं जो कि इस वक्त बयान नहीं की जा सकती, लेकिन तो हमारी तरफ से यह कहा गया कि देखें, बात यह है कि हमने तो तवातर से कुछ बातें कही है। एक तो यह कि हम तो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम पीस और कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है, और अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हम आपके लिए बात करने पे तैयार हैं। अच्छा इजाज, अच्छा एक वक्फा ले लेते हैं इजाज। फिर एक सवाल करना है कि ये कितना परमानेंट लग रहा है, कितना टेम्पररी लग रहा है। वो कहा जाता है ना, वन swallow डज नॉट मेक अ स्प्रिंग। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और एजाज़ हैदर को जाना भी है, उनसे हम एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। एजाज़, ये जो डेवलपमेंट हुई है, अब इस पे चेमें गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या ये इसको हम इंगेजमेंट कह सकते हैं, और क्या ये इंगेजमेंट सस्टेनेबल है कि हम फर्दर जो है इंगेजमेंट की तरफ जाएं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है मुबशर। इसके अंदर ये है कि ये बेबी स्टेप है, और इसके बारे में दोनों तरफ से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने काम किया है। ये कुछ अरसे से हो रहा था, ये कोई यकायक मामला नहीं हुआ। बिल्कुल। और अगर ये चीज आगे चलती है तो फिर इसके अंदर जो बाकी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, रिवर्सल बहुत अहम चीज है। 5 अगस्त 2019 रिवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इररिड्यूसिबल मिनिमम है वो, इररिड्यूसिबल मिनिमम, और वो इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट द एंड ऑफ इट। उसके बाद रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद फिर आपने कश्मीर और कश्मीरीज के मुस्तकबिल के लिए मीनिंगफुल डायलॉग करना है। ये This is the ask. This is the basic ask from Pakistan. ये मैं कहता चलूं। ठीक। अब वो किस तरीके से करेंगे, उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है पिटीशन, जिसके ऊपर वो फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी के लिए तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट फौरन सुओ मोटो ले लेती है, लेकिन जो पिटिशंस कश्मीर के हवाले से हुई हैं
उनके बारे में फुट ड्रैगिंग हो रही है। अब बाबरी मस्जिद के ऊपर भी जो हमने फैसला लिखा वो भी आपके सामने। तो या तो अगर आपने, यानी आपसे मुराद है कि भारत की हुकूमत ने ये करना है, तो फिर इस मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहता चलूं कि इंडियन मीडिया में कुछ ये बातें आई कि जी डॉक्टर मोईन यूसुफ और अजीत डोवल की कोई बात हो रही थी। वो आपके सामने है। डॉक्टर मोईन यूसुफ ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है अपनी ट्वीट्स के थ्रू भी कि ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जो इंटरलॉक्यूटर्स के जरिए जो बात हो रही थी वो अपनी जगह पे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट के ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक सिग्नलिंग की थी, उन्होंने कहा था कि वी वांट पीस ऑन एवरी साइड, व्हिच इज ग्रेट। लेकिन ये भी है कि अगर ये मामला आगे कश्मीर के हवाले से नहीं बढ़ता तो फिर मेरे ख्याल में इसके ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत से सवाल उठ जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, और हम सब की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आल्सो। हैप्पी बर्थडे, जो कि अभी 5 मिनट बाद शुरू होने 5 मिनट बाद शुरू होने वाली है। I told you not to put on television. I don't have to listen to you. No, we also asked our followers to give you a happy birthday on Twitter as well. अभी I'm going to अभी मैं ट्वीट भी करूँगा। आप enjoy करें और खुश रहें और आपको लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एजाज हैदर, और जो ये सारे जो अच्छा जी, मैं चूँकि आपको पता है आप सब में सबसे ज़्यादा सिनिक मैं हूँ, ठीक है। 1962 नवंबर में जब चाइना का अटैक हो रहा था इंडिया पे, तो कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अयूब खान से कहा कि भाई साहब आप ज़रा साइड पे रहिएगा, हम ये मामला हल होते ही कश्मीर पे बातचीत शुरू कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 60-65 साल बाद यही सिचुएशन है कि नॉर्थ में जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब पाकिस्तान को एक गाजर जो है वो देने की होगी कि सर हम तो भाई भाई हैं, आपको तो पता ही है, हमारे तो तारीखी रिश्ते हैं, हिस्ट्री हमारी मिलती जुलती है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं ये ज़रा देख लूं। लेकिन तो ये उसका जो है 2.0 वर्जन मुझे लग रहा है। लेकिन ये है कि क्योंकि हम भी डसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें भी पता है कि उसी का 2.0 वर्जन है और इंडिया इस वक्त क्यों कर रहा है। लेकिन अभी मिनिमम जो चीज़ अचीव हुई है कि कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों साइड पर जो सिविलियन कैजुअलिटी खास जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होती है, बिल्कुल देखिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जैसे एजाज ने अभी बोला है, आप उस तरह नहीं कर सकते, कम से कम वो बंद हो। अगेन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि अब पीस शुरू हो जाएगी, एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन वही आप वाली बात के एक फूल आने से बाहर नहीं आता। वेल ऐसा ही। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि एक फूल भी आ जाए तो चलें, उसको बाहर ही समझा जाता है। फिर आदमी इंतजार करता है कि अब ये फूल 3 दिन में मुरझाएगा, 1 हफ्ते बाद मुरझाएगा। नहीं तो ये सिनिक नहीं है, ये रियलिज्म है सर, इट्स नॉट सिनिसिज्म। मेरा ख्याल है कि शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे एजाज ने कहा कि भारत की मजबूरी है, और अगर भारत की मजबूरी में हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते। चलिए इस पर हम अगली दफा बात कर लेंगे। कल दोबारा हाजिर होंगे एक स्पेशल शो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।